हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके बेटों के बारे में। जब दिल्ली पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया तो उसके बाद बहादुर शाह जफर का क्या हुआ, उनके बेटों का क्या हुआ, इस पर हम आज डिस्कशन डिटेल में करेंगे। जैसा कि आप सब में से बहुत लोगों को पता है कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। और मुगल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो अधिकतर आपको पता होगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी 1526 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और युद्ध स्थल में ही मारा गया था। और मेडाइवल पीरियड में पहला ऐसा सुल्तान था जो युद्ध स्थल में मारा गया था, वो इब्राहिम लोदी था। तो इस तरह से बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की थी। और मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 तक लगभग 331 सालों तक भारत में कायम रहा। हालांकि आगे चलकर जो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट थे वो कमजोर हो गए थे, उनका शासन बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं था। शाह आलम द्वितीय के बारे में भी कहा जाता है कि शाह आलम द्वितीय का जो शासन था वो दिल्ली से पालम तक था। और बहादुर शाह जफर के आते आते ये और भी छोटा हो गया था। और बहादुर शाह जफर का शासनकाल के समय ये जो शासन था वो सिर्फ पुरानी दिल्ली वाले इलाके में रह गया था, यानी कि मुगलों का जो सल्तनत था वो पुरानी दिल्ली तक सिमट कर रह गया। और मुगल साम्राज्य की, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा की गई थी और लगभग 331 साल तक भारत पर मुगलों का शासन रहा था। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, इसको दो पार्ट में अगर बांट कर देखें तो टोटल 1526 से 1857 तक 331 साल। और औरंगजेब से अगर हम देखें तो औरंगजेब अंतिम मुगल सम्राट माना जाता है जो काफ़ी स्ट्रांग था। और उसकी मृत्यु से 1707 से लेकर 1857 तक 150 सालों तक ये काल रहा, जो कि जो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट थे वो कमजोर हो चुके थे। इसी में बहादुर शाह जफर भी एक थे, जिसको अंग्रेजों के द्वारा बाद में रंगून भी भेज दिया गया था। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की कहानी के बारे में और उनके बेटे के बारे में कि उनके बेटों के साथ क्या हुआ था। और बहादुर शाह जफर जो है वो उर्दू और फारसी के बेहतरीन शायर थे, वज्रभाषा और पंजाबी के आलिम थे, विद्वानों के दोस्त थे। और उनके जो उस्ताद थे यानी कि गुरु, वो मिर्ज़ा गालिब और इब्राहिम जोग जैसे व्यक्ति उनके गुरु थे, बहादुर शाह जफर के गुरु थे। बहादुर शाह जफर का जो जन्म है वो 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था, 1775 में हुआ था। इनके फादर थे अकबर सेकंड और इनकी जो मदर थी वो थी लाल बाई, हिंदू थी इनकी माँ, उनका नाम लाल बाई था। और ये सिंहासन पर कब बैठे थे, तख्त पर, मुगलिया सल्तनत की तख्त पर कब बैठे थे, 28 सितंबर 1837 को ये मुगलिया सल्तनत की तख्त पर 62 वर्ष की अवस्था में ये बैठे थे। और उस समय दिल्ली की जो सल्तनत है बेहद कमज़ोर हो गई थी और मुगल बादशाह नाम मात्र का सम्राट रह गया था। और जैसा कि मैंने बताया, ये उर्दू और फारसी के बहुत ही अच्छे शायर थे। शेर व शायरी करना, कविताएं लिखना इनका शौक़ था। इनके जीवन का एक दूसरा पहलू भी है, अगर हम बादशाह के रूप में न देखें तो ये एक बहुत अच्छे शायर भी थे। और उनकी जब उनको रंगून भेजा गया तो उनमें कुछ, उनको कितना दर्द था उनके दिल में, उनकी शायरी से पता चलता है। वो लिखते हैं, लगता नहीं है जी मेरा उजरे दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। तो किस तरह से उनके दिल का जो दर्द है इस शायरी में झलकती है कि जब उन्हें रंगून में निर्वासित करके भेज दिया गया था, निर्वासित जीवन जीने के लिए जेल में डाल दिया गया था, तो अपने दर्द को उन्होंने अपनी शायरी में बयां किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 28 सितंबर 1837 को 62 वर्ष की उम्र में ये मुगलिया सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे, जो कि काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी उस समय तक। और
1857 में जब म्यूटिनी हुई थी, जब विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, तो 10 मई 1857 को सेना ने विद्रोह किया, मेरठ में विद्रोह हुआ। उसके बाद जो सैनिक थे और जो शासक थे, उन्होंने अपना बादशाह बहादुर शाह जफर को स्वीकार किया और उनसे कहा कि आप हमारे बादशाह बने, हमारा नेतृत्व करें इस विद्रोह में, ताकि हम अंग्रेजों को अपने देश से भगा सके। हालांकि उम्र की इस अवस्था में बहादुर शाह जफर नहीं चाहते थे कि वो इनका नेतृत्व करे, लेकिन सभी के जोश और आग्रह को देखते हुए वो तैयार हो गए, जबकि उनका जो शासन है वो सिर्फ पुरानी दिल्ली वाले इलाके में ही रह गया था। और 12 मई 1857 को 12 मई 1857 को मुगलिया सल्तनत का दरबार सजा, जो कि सालों बाद सजा था। 16 मई 1857 को 52 अंग्रेजों और उनके साथ जो भी महिलाएं और बच्चे थे, उनकी हत्या विद्रोहियों के द्वारा कर दी जाती है। हालांकि बहादुर शाह जफर इसके सख्त खिलाफ थे कि इन अंग्रेजों की हत्या की जाए, उनके परिवार वालों की हत्या की जाए, लेकिन विद्रोही बहादुर शाह जफर की भी बात नहीं मानते हैं और 52 अंग्रेजों की उनके परिवार सहित हत्या कर देते हैं। और ये जब खबर जब मिलती है तो अंग्रेज तिलमिला उठते हैं और हडसन दिल्ली की तरफ आता है, जो कि कैप्टन था। और जब अंग्रेजों का कब्जा दिल्ली पर हो गया तो विलियम कैप्टन हडसन करीब 100 सैनिकों के साथ जफर को अरेस्ट करने के लिए आते हैं कि वो उन्हें बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करना था, क्योंकि वो लीडर थे। विद्रोहियों ने उनको अपना लीडर घोषित किया था। तो जब जफर को ये सूचना मिली कि हडसन उनको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो जफर 19 सितंबर को अपने पूरे परिवार के साथ महल छोड़कर अजमेरी गेट के रास्ते पुराने किले में जाने का फैसला लेते हैं। कहाँ जाने का फैसला लेते हैं? दिल्ली के पुराने किले में जाने का फैसला लेते हैं 19 सितंबर को। और 20 सितंबर को, उसके ठीक दूसरे दिन 20 सितंबर को जफर पुराना किला छोड़कर भी हुमायूं के मकबरे में जाकर शरण लेते हैं। और जब हडसन को ये सूचना मिलती है कि बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जाकर शरण लिए हुए हैं, तो अपने सैनिकों के साथ मकबरे की तरफ जाते हैं। और हडसन को मन में कहीं ना कहीं ये भी डर था कि कहीं उन पर विद्रोही अटैक ना करें, तो इसलिए हडसन जो हुमायूं के मकबरे के पास का खंडहर था, वहां पर जाकर छिप जाते हैं। और 1857 के विद्रोह पर एक किताब है, द सीज ऑफ दिल्ली। इसके लेखक हैं अमरपाल सिंह जी। तो द सीज ऑफ दिल्ली के अनुसार जब हडसन बहादुर शाह जफर को पकड़ने के लिए जाते हैं, तो उसको डर था, हडसन को डर था कि कहीं विद्रोही उन पर अटैक ना करे, छुपकर उन पर वार ना करे। इस डर से हडसन क्या करते हैं, खुद को छिपा लेते हैं, मकबरे के पास के ही एक खंडहर में जाकर छिप जाते हैं, ताकि किसी तरह का अटैक अगर किया जाता है विद्रोहियों के द्वारा तो वो अपने आप को सुरक्षित रखे। और अपने 2 आदमी हुमायूं के मकबरे में भेजते हैं, एक तो मौलवी रजब अली और दूसरा मिर्जा इलाही बख्श। मौलवी रजब अली थे एक और दूसरे थे मिर्जा इलाही बख्श। इनको भेजा जाता है कि आप जो बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम जीनत महल से हमारी बात करवाइए, उनको खबर दीजिए कि अगर वो आत्मसमर्पण कर देते हैं बहादुर शाह जफर तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। 2 घंटे तक हडसन के द्वारा जो भेजे गए जो 2 व्यक्ति थे, मौलवी रजब अली और मिर्जा इलाही बख्श, वो बाहर नहीं आते। तो हडसन को ऐसा लगता है कि उनकी हत्या कर दी गई है विद्रोहियों के द्वारा। लेकिन थोड़ी ही देर में उनके जो नुमाइंदे थे वो संदेश के साथ बाहर आए कि बहादुर शाह जफर सिर्फ हडसन के सामने आत्मसमर्पण करेंगे, किसी और के सामने नहीं। और हडसन ने अपनी बुक ट्रेवल ईयर्स ऑफ द सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया में लिखा है, उसने इस बात का जिक्र किया है कि मकबरे से बाहर आने वालों में सबसे पहले कौन थी? जीनत महल थी। मकबरे से सबसे पहले बाहर
कौन आई थी? जीनत महल आई थी और उनके पीछे पालकी में जफर थे। पालकी में बैठकर कौन आए थे? बहादुर शाह जफर आए थे। और हडसन ने आगे बढ़कर हथियार डालने के लिए कहा तो बहादुर शाह जफर ने हडसन से कहा, आप ही हडसन बहादुर हैं, क्या आप मुझे किए गए वादे को मेरे साथ दोहराएंगे? यानी कि आपने जो वादा किया है कि अगर मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा तो मेरी जान बख्श दी जाएगी, क्या आप इसको दोहरा सकते हैं? तो हडसन ने कहा कि जी हाँ बादशाह, आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगर आपने हथियार डाल दिए तो आप जीनत महल और उनके बेटे के जीवन को बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको बचाने की कोशिश की गई विद्रोहियों के द्वारा या आपने भी कोई कोशिश की तो मैं आपको यहीं पर गोली से मार दूंगा। फिर बहादुर शाह जफर अपने हथियार हडसन को दे देते हैं और हडसन वहां पास खड़े अपने अर्दली को दे देता है वो हथियार। बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया जाता है। बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया जाता है किसके द्वारा? हडसन के द्वारा। प्रॉमिस पर कि उनकी जान को बख्श दिया जाएगा, बहादुर शाह जफर ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। और बहादुर शाह जफर को पहले बेगम समरू के घर में रखा गया। बेगम समरू के घर में लगभग 50 जवानों को, 50 सैनिकों को जफर की निगरानी में रखा गया था कि किसी तरह से वो भागने की कोशिश न करे या विद्रोही उनको छुड़ाने की कोशिश न करे। और फिर हडसन ने 100 सैनिकों का एक दस्ता बनाया, यानी कि फिर से 100 सैनिकों का एक ग्रुप बनाया जो बाकी के शहजादे हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए थे उनको गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें लेफ्टिनेंट मैकडॉवल भी थे। हडसन अपने साथ शाही परिवार का एक सदस्य और जो बहादुर शाह जफर थे उनके भतीजे को भी अपने साथ लेकर आया था, ताकि शाही परिवार का जो सदस्य है वो शहजादों से बात कर सके और उनको पहचानने में भी उनकी मदद कर सके। बहुत मशक्कत हुई इन शहजादों को मनाने में और ये शहजादे आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार ही नहीं थे। और बहुत मशक्कत के साथ 3 शहजादे थे वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाते हैं। जब थोड़ी देर के बाद शहजादे बैलों द्वारा खींचे जा रहे, यानी बैल से खींचे जा रहे छोटे से रथ पर सवार होकर बाहर आए थे और रथ के दोनों तरफ 5-5 सैनिक थे और उस रथ के पीछे करीब 3000 लोगों का हुजूम था। यानी कि हुमायूं के मकबरे में इतनी ज्यादा संख्या में लोग छुपे हुए थे। रथ पर शहजादे बैठे हुए थे और उनके पीछे 3000 लोगों का हुजूम था। और हडसन रथ चलाने वाले को इशारा करते हैं कि इसको आप आगे ले जाओ, और जो पीछे खड़े थे उनको वहीं पर रोक दिया जाता है और इस तरह से रथ आगे की तरफ बढ़ जाता है। और अमरपाल सिंह जी अपनी बुक में ये भी लिखते हैं कि जब जो रथ है वो दिल्ली से सिर्फ 5 मील की दूरी पर था तो हडसन मैकडॉवल से पूछता है कि इन शहजादों के साथ क्या करना है। तो मैकडॉनल्ड कहता है कि मेरे ख्याल से इनको यहीं पर मार देना चाहिए। और फिर हडसन इन जो 3 शहजादे थे रथ में बैठे हुए उनको कहता है कि आप रथ से उतर जाइए, और ऊपर जो उन्होंने जैकेट वगैरह पहना था वो उनसे उतरवा लेता है और उनके जो भी आभूषण थे, जेवर थे, अंगूठियां थी, ये सब उतरवा लिए जाते हैं और फिर से उन्हें रथ में बैठने के लिए बोल दिया जाता है। और रथ के दोनों ओर 5-5 सैनिक खड़े हो जाते हैं दोनों ओर से घेर कर, और हडसन अपनी एक रिवाल्वर निकालता है, कोल्ट रिवाल्वर, और उससे 2-2 गोली हर शहजादे को मारता है और तीनों की वहीं पे मौत हो जाती है। और फिर उनके शव को दिल्ली में चांदनी चौक में कोतवाली के सामने एक छोटे से चबूतरे पर ले जाकर रख दिया जाता है। चांदनी चौक की कोतवाली के पास छोटे से चबूतरे पर ले जाकर रख दिया जाता है, जहां कई दिनों तक उनका शव इसी तरह पड़ा रहा। ये दिखाने के लिए उन्होंने रखा कि देखो शहजादों के साथ हमने क्या हश्र किया है। और कहते हैं कि जब 52 अंग्रेज और उनके परिवार वालों की हत्या विद्रोही सैनिकों के द्वारा की गई थी तो इसी चबूतरे पर उनके शव को भी रखा गया था। तो इसी का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने भी, ब्रिटिशर्स ने भी वही काम किया। तो 24 सितंबर तक उनका शव वहीं पर पड़ा रहता है, बाद में उनको दफना दिया जाता है। और उनमें फिर 3 शहजादों जिनका नाम था मिर्जा बख्तावर शाह, मिर्जा मेरू और मिर्जा जवान
बख्त उनको हिरासत में लिया जाता है। 3 शहजादे जो थे जिनका नाम था मिर्जा बख्तावर शाह, मिर्जा मेंढू और मिर्जा जवान बख्त को हिरासत में ले लिया जाता है। और जो 2 मुगल शहजादे थे तो एक सिख उनकी मदद करते हैं और उनको हुमायूं के मकबरे में छिपने में मदद करते हैं और हुमायूं के मकबरे में छिपा कर रख देते हैं। और ये दोनों किसी तरह से भाग जाते हैं और एक तो जो है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, उदयपुर पहुंच जाते हैं जहां के राजा, जो 2 शहजादे भागते हैं उनमें से एक उदयपुर जाते हैं और वहां के राजा उनको 2 रुपए रोज के वेतन पर अपने यहाँ रख लेते हैं। हडसन इसको खोजने की बहुत कोशिश करते हैं इस शहजादे को, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। अब्दुल्ला जो था वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा और पूरी जिंदगी, जो दूसरा शहजादा था, पूरी जिंदगी टोंक रियासत में बिताई और बहुत ही गरीबी में बिताई थी। बहुत सारे मुगल शहजादों को या तो फांसी की सजा दी गई या तो बहुतों को मार दिया गया, बहुतों को काला पानी की सजा दी गई और बहुत सारे जो मुगल थे बचे हुए उन्हें आगरा, कानपुर और इलाहाबाद के जेल में कठिन परिस्थिति में रखा गया और 2 वर्ष के भीतर ही बहुतों की मौत हो गई थी। और बहादुर शाह जफर के अधिकतर बेटों की हत्या कर दी जाती है और बहादुर शाह जफर पर लाल किले में 41 दिनों तक मुकदमा चलाया जाता है। 41 डेज तक मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें 19 हियरिंग होती है और 21 गवाह पेश होते हैं। और बहादुर शाह जफर के प्रधानमंत्री और हाकिम थे एहसानुल खान। वो अंग्रेजों के गवाह बन जाते हैं, जो कि बहुत ही प्रमुख गवाह थे। वो अंग्रेजों के गवाह बन जाते हैं शायद डर में, और अंग्रेज उनको कहते हैं कि अगर आपने बहादुर शाह जफर के खिलाफ गवाही दी कि ये सब उनके आदेश पर ही किया गया है, सैनिकों ने विद्रोह किया है, तो हम आपकी जान को बख्श देंगे। तो हाकिम एहसानुल खान सरकारी गवाह बन जाते हैं, ब्रिटिशर्स की तरफ से गवाह बन जाते हैं और जफर के खिलाफ गवाही देते हैं और उसकी जान को बख्श दिया जाता है। और जफर को अरेस्ट करके रंगून भेज दिया जाता है, यानी कि म्यांमार भेज दिया जाता है। और जो जफर का ताज था उसे रॉयल कलेक्शन ऑफ इंग्लैंड में भेज दिया गया, वहां पर यानी कि ब्रिटेन भेज दिया गया बहादुर शाह जफर के ताज को भी। और हडसन जो था वो उसको उर्दू की भी नॉलेज थी, उर्दू जबान भी उसको आती थी। तो जिस समय हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था तो उसने कहा था, एक शेर पढ़ा था, दम में दम नहीं खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। उस पर बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया था, हिंदों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये दूसरा पक्ष था बहादुर शाह जफर का, यानी कि कवि वो गजब के थे, शेरो शायरी में बहुत ही माहिर थे। और हडसन की ही भाषा में उन्होंने अपनी शायरी के द्वारा जवाब दिया था जब हडसन ने उनसे ये कहा था। तो और बहादुर शाह जफर, उनकी पत्नी जीनत महल और उनके 2 बेटों को गिरफ्तार करके अंग्रेज सरकार कहाँ भेज देती है, रंगून भेज देती है, रंगून में रखती है। और कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका जो बंगला था उसके गराज को ही खाली करके उसमें बहादुर शाह जफर को रख दिया जाता है और उनको पेपर और पेन तक देने की इजाज़त नहीं थी। वो पेपर और पेन का भी यूज नहीं कर पाते थे। जो बहादुर शाह जफर शेरो शायरी लिखने के इतने शौकीन थे, उनको पेपर और कलम भी नहीं मिलता था, तो उन्होंने ईंटे पत्थरों को अपना कलम बनाया और जो गराज की दीवारें थी उस पर भी कुछ गजल और कुछ शेरो शायरी बहादुर शाह जफर ने लिख डाले थे अपने जीवन के अंतिम दिनों में। और उनके एक कर्मचारी अहमद बेग के अकॉर्डिंग 26 अक्टूबर से ही उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, बहादुर शाह जफर की तबीयत खराब रहने लगी थी। और जब डॉक्टर को बुलाया गया 3 नवंबर को, तो डॉक्टर ने कहा कि बहादुर शाह जफर के गले में लकवा मार दिया था और उनको खाने पीने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी, यानी कि वो खाना पीना भी निगल नहीं पा रहे थे। और इन्हीं सब परिस्थितियों में 7 नवंबर 1862 को भारत के अंतिम मुगल बादशाह
ने सुबह 5 बजे अंतिम सांस ली थी। तो इस तरह से बहादुर शाह जफर के जीवन का अंत हो गया। और जीवन के अंतिम क्षण तक बहादुर शाह जफर ये चाहते थे कि उनको हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाए और जब उनकी मौत हो तो उनको दिल्ली में दफनाया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी और उनको म्यांमार में ही, जहाँ पर जिस जगह पे वो रह रहे थे उसके पीछे के जंगल में दफना दिया गया। और उन्होंने लिखा भी है, अपनी शेर में लिखा भी है, उनकी शायरी से उनकी बेबसी झलकती है। लिखा है, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। इससे उनके दिल की जो दर्द है वो हमें दिखता है कि कितना दर्द था उनके दिल में, उनकी आंखों में कितना दर्द था कि हिंदुस्तान आने की कितनी तड़प थी उनकी कि कम से कम मरने के बाद तो उन्हें हिंदुस्तान की जमीन मिले। बट अंग्रेजों ने उनकी अंतिम इच्छा को भी पूरा नहीं किया। और बहादुर शाह जफर को दफन करने के बाद उन्होंने मिट्टी को बिल्कुल समतल कर दिया ताकि पहचान न की जा सके कि यहीं पर हिंदुस्तान के अंतिम बादशाह दफन है। और 1882 में कुछ समय के बाद बेगम जीनत महल की भी मौत हो जाती है और उनको भी जहाँ पर बहादुर शाह जफर को दफन किया गया था उसके ही आसपास कहीं पर दफना दिया जाता है और इसको भी इस तरह से मिट्टी को कर दी जाती है ताकि किसी को पता न चले कि इन दोनों की कब्र कहाँ पर है। तो इस तरह से पूरे मुगलिया सल्तनत का अंत कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा और भारत पर अंग्रेजों का कब्जा धीरे धीरे होता चला जाता है। तो ये थी कहानी बहादुर शाह जफर की और उनके बेटों की, किस तरह से अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंतिम जो मुगल बादशाह थे उनको निर्वासित किया जाता है भारत से और उनको म्यांमार में रंगून में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। और उन्होंने अपने दिल के दर्द अपनी शायरी में भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि बुलबुल को बागवां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। ये सारे जितने भी शेरो शायरी हैं बहादुर शाह जफर की, उनके दिल के दर्द को बयां करते हैं। और बहुत सालों के बाद लगभग 1991 में एक जगह की जब खुदाई की जा रही थी तो वहां पर एक कंकाल मिला। तो सबने कहा कि ये शायद बहादुर शाह जफर की ही कंकाल है और वहीं पर बहादुर शाह जफर की मजार को बनाया गया और पूरा मेमोरियल भी बनाया गया है, बहादुर शाह जफर मेमोरियल बनाया गया है। जो कोई भी भारतीय म्यांमार जाता है विजिट के लिए तो बहादुर शाह जफर की मजार पर एक बार सर जरूर टेकता है। जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो भी गए थे म्यांमार, तो बहादुर शाह जफर की मजार पर गए। और प्रधानमंत्री मोदी भी जब म्यांमार के दौरे पर गए थे तो बहादुर शाह जफर की मजार पर जाकर उन्होंने भी सर झुकाया था। हिंदुस्तान के अंतिम मुगल बादशाह को सर झुकाया था सबने, और जो भी जाता है उनके मजार पर जाकर सर जरूर झुकाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह को, जिसने हिंदुस्तान की पहली स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, नमन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।